हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने चोलाज पढ़ा था। आज इकोनॉमी इन संगम एज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जो संगम एज में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, है ना, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जब हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो ऐसा है कि जो संगम टाइम पीरियड में जैसे चोला, चेरा, पांड्या, ये जो भी थे ना, इनमें रीजन का एक बहुत बड़ा एक वेरिएशन था। कोई हिली एरिया था, है ना, तो कोई फ्लैट प्लेन एरिया था, तो कोई एरिड जोन था। तो इन्हीं के बेस पर हमें संगम टेक्स्ट से ये जानने को मिलता है कि जो ये तमिलकम रीजन है ना, इस तमिलकम रीजन को 5 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है ना। इनको बोला जाता है टेनाइज, ठीक है ना। ये बेसिकली है इकोजोन, ठीक है ना। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको तमिलकम रीजन, तमिलकम के बारे में बताया था। तमिलकम क्या है? जो तिरुपति हिल से और सदर्न मोस्ट पेनिनसुला तक जो भी एक एरिया था ना, उसको तमिलकम बोला जाता था, ठीक है ना। इन्हीं में जो ये 5 पार्ट हैं, इनमें से देखो हम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है कुरिंजी, सेकंड है पलाई, थर्ड है मुलाई, फोर्थ है मरुदम, और फिफ्थ है हमारा नीटल, ठीक है ना। अब देखो, जो ये कुरिंजी वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली था ये हिल रीजन, जो हिली एरिया था ना, ये उसको कुरिंजी बोला जाता था। इसमें जो भी लोग थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंड ज़्यादा रहते थे, ठीक है ना। पलाई जो रीजन है, ये एरिड जोन होता था। तो इनके पास कोई खेती करने को जब ज़मीन ही नहीं है तो वो खेती कैसे करेंगे, है ना। तो ना तो खेती करने को था, ना वैसे कुछ था, तो ये प्लंडरिंग पर डिपेंड रहते थे, ठीक है ना। ऐसे ही मुलाई, जो मुलाई रीजन है, ये पास्टोरल रीजन है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेट करता होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जो मरुदम एरिया है, ये वेटलैंड है, ठीक। जो नीटल एरिया है, ये कोस्ट लाइन्स के लिए था, बेसिकली कोस्टल लैंड के लिए था, ठीक है ना, सी कोस्ट के एरिया में। देखो, जो ये वाला एरिया है, ये फिशिंग फिशिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कोस्ट एरिया है, ठीक है ना। जो मरुदम एरिया है, ये वेटलैंड, तो ये एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये याद रहे, ये जो वर्ड है जैसे कुरिंजी, पलाई, मुलाई, मरुदम, नीटल, है ना, ये किस किस को बोला जाता है, ठीक है ना। और इनमें क्या प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि इसमें पास्टोरल, इट मीन्स मुलाई, मुलाई में एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिसाइज कराया जाता है, ठीक है ना। ये याद रहे। और देखो, यहाँ ये कोस्टल एरिया में सॉल्ट मेकिंग भी होता था, क्योंकि सी कोस्ट है, तो सॉल्ट भी होगा ना, सॉल्ट मेकिंग भी फेवरेबल होगा। आई मीन यहाँ के लोग सॉल्ट मेकिंग भी कर सकते हैं, आई मीन सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक। अब देखो, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड होंगे, यहाँ क्राफ्ट्स भी होगा कुछ, और यहाँ ट्रेड भी होता होगा। तो हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइस, ठीक है ना। अब देखो, 2 मिनट रुको। देखो, जैसे यहाँ राइस मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। असल में क्या था कि राइस को यहाँ पर एक मेन मेन सोर्स मान लिया था कि जो मतलब
डेली बेसिस पर राइस को लिया जाता था, ठीक है ना। और यहाँ राइस को एज अ बार्टर एक्सचेंज के, यहाँ देखो ऐसा था कि जो राइस है ना, राइस को बार्टर सिस्टम में भी यूज़ कर देते। अब बार्टर सिस्टम में कैसे यूज़ करा था, जैसे बार्टर सिस्टम आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमको कुछ सामान लेना है, ठीक है ना, जैसे पहले होता भी था कि जैसे हमको कुछ सामान लेने जाना है तो हम या तो गेहूँ लेके चले जाते थे, है ना, और उसके बदले हम कोई सामान ले आते थे, ठीक है ना। तो यही बार्टर बार्टर सिस्टम होता है। तो यहाँ राइस को एज अ बार्टर एक्सचेंज में भी यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। बट ये ध्यान रहे ये सिर्फ इनलैंड ट्रेड में आता है, कि मतलब ये उसी रीजन में ही एग्जिस्ट करता था। इट इट डजेंट मीन कि इसको हम फॉरेन ट्रेड में यूज़ कर सकें, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर पैडी होता था, ठीक, रागी होता था, शुगर केन होता था, पेपर होता था। देखो ये पेपर के बारे में मैंने पहले बताया, इसको यवन प्रिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। और यवन किसको बोला जाता है, इंडो ग्रीक्स को, ठीक है ना। और यहाँ पर टर्मरिक्स भी होता है, ठीक है ना। ये होते थे यहाँ पर। अब देखो ये याद रहे कि इस एरिया में कोई पेरेनियल रिवर नहीं थी, ठीक है ना। तो जब पेरेनियल रिवर नहीं है तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, है ना, या जैसे वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पर टैंक का कंस्ट्रक्शन हुआ, है ना, और यहाँ पर डैम बनाए गए, ठीक है ना। अब देखो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा है, जो चोला किंग थे ना, चोला किंग कराईकल जो थे, इन्होंने डैम बनवाया था कावेरी रिवर पर, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ 12,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद श्रीलंका, ठीक। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम क्राफ्ट। देखो क्राफ्ट में क्या था, क्राफ्ट में एक तो स्पिनिंग होती थी कॉटन का, है ना, एंड वीविंग होती थी। यहाँ ये याद रहे, यहाँ कॉटन और सिल्क दोनों का होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर टेक्सटाइल भी थी, ठीक है ना। ध्यान रहे कॉटन एंड सिल्क बोथ। और क्राफ्ट में ये हमारा साल्ट मेकिंग भी आता है, ओके। अब जैसे अब हम पढ़ते हैं ट्रेड, है ना। अब देखो ट्रेड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनका रोमन्स के साथ ट्रेड बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, है ना। अब इसका रेफरेंस हमको मिलता है, एक बुक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये फर्स्ट सेंचुरी में ये बुक लिखी गई है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेंचुरी में लिखी गई है, बट इसका राइटर के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है ना, ये याद रहे, ठीक है। राइटर इनके एनोनिमस हैं। और ये जो मतलब इनके जो किंग थे उनका रोमन्स के साथ कितना अच्छा ट्रेड था, आई मीन जो ट्रेड के बारे में मेंशन करता है वो प्लाइनी की एक बुक भी मेंशन करती है जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। अब देखो जो ये बुक है ना नेचुरल हिस्ट्री, ये प्लाइनी ने लिखी है। इसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि आई मीन इसमें भी मेंशन करा गया है कि रोमन्स के साथ बहुत अच्छा ट्रेड था। अब जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, इसमें
पहले तो हमें ये जानना है कि क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें एक तो पेपर था, आइवरी था, मसलिन था। मसलिन बेसिकली ये कॉटन फैब्रिक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ हम पढ़ते हैं, पेपर का एक्सपोर्ट किया जाता था, आइवरी को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये जो फाइन टेक्सटाइल, बेसिकली ये मसलिन को बोला जाता है, ठीक है ना। ये कॉटन फैब्रिक होता है, ठीक है ना। ज्वेल्स, परफ्यूम, पर्ल्स। देखो पर्ल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये कोरकोई पोर्ट से भी मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इंडिगो, इंडिगो का हमें मॉडर्न इंडिया में बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इंडिगो से रिलेटेड, ठीक है ना। सैंडलवुड, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील कटलिंग्स भी, ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी मिला है कि जैसे शर्ट्स ऑफ रोमन वेयर भी मिले हैं, कि जिसमें मतलब वाइन ग्लास भी मिले हैं, जो कि कहाँ से मिले हैं, अरिकामेडू से, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। ये जो अरिकामेडू से मिला है, ये क्या मिला है, शर्ट्स ऑफ रोमन वेयर। बेसिकली ये जो शर्ट्स होता है ना, ये फ्रेगमेंट होता है, ठीक है ना, कुछ टुकड़े मिले हैं रोमन वेयर्स के, ठीक है ना। और ये अरिकामेडू कहाँ पर है, ये मैंने पढ़ाया भी था, तमिलनाडु में, ठीक है ना। अब कुछ इंपोर्ट भी होता होगा, ठीक है ना। अब इंपोर्ट जो होता था ना, ये गोल्ड एंड सिल्वर फॉर्म में होता था, ये ध्यान रहे, गोल्ड एंड सिल्वर फॉर्म में होता था, ठीक है ना। बहुत सारे कॉइन भी मिले हमें साउथ इंडिया से, जो कि गोल्ड कॉइन है, ओके। अब जो ये ट्रेड के बारे में, जब देखो इतना सारा ट्रेड हुआ है, तो एक इसके पीछे एक रीज़न ये भी माना जाता है कि डिस्कवरी, आई मीन मानसून का डिस्कवरी हो गया था, ठीक है ना। अब ये डिस्कवरी ऑफ मानसून किसने किया, हिप्पैटस ने। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ठीक है ना, और ये है ग्रीक नेविगेटर हैं, ठीक है ना, ओके। अब इन्होंने जब मानसून का डिस्कवरी किया, देखो पहले क्या होता था कि हमें जैसे कहीं पहुंचना होता था, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर सी के थ्रू जाना होता था, तो उसके लिए हमें विंड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो हम कैसे जा सकते हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो मानसून का डिस्कवरी हो गया, तो उससे इनको ये पता लगने लगा कि जैसे इधर का विंड होगा तो हम इस साइड में जा सकते हैं, है ना। डायरेक्शन, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन और विद द हेल्प ऑफ मानसून नॉलेज, ट्रेड फ्लरिश करने लगा, ठीक है ना। अब इससे इनके लिए बहुत आसान हो गया कि जो मतलब जैसे इंडियन कोस्ट से वेस्ट वर्ल्ड की तरफ जाना है ना, या जैसे साउथ ईस्ट एशिया जाना है, तो सिर्फ ये मानसून की डिस्कवरी के बाद साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड बेटर हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या थी कि वेस्ट वर्ल्ड से भी कांटेक्ट होने लगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जो शिप होते हैं, उन शिप में ये ऊपर एक कपड़ा लगा रहता है, ठीक है ना। जो ये कपड़ा लगा रहता है ना, ये उसको लगा देते थे। पहले क्या होता था कि पहले आपने देखा होगा वो चप्पू चलाते हैं, है ना। बट अगर हमको एक लॉन्ग सी वॉयज करना है तो एक
इस तरीके से तो नहीं हो सकता है। तो बाद में जब ये मानसून का डिस्कवरी हो गया तो ये ऐसे कपड़ा लगाए थे वो हवा की डायरेक्शन से ये ट्रेवल करने लगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हमको इम्पोर्टेंट पोर्ट पढ़ने हैं। वैसे मैक्सिमम पोर्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए हैं, जिनमें से देखो एक तो है भरू, भरूक, अच्छा, ये बेसिकली बरोच को बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट ये पोर्ट था, सेकंड पोर्ट था सोपारा, कल्याण, और फिफ्थ है मुजरेस। ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये जो पोर्ट थे ना, इन पोर्ट से रेड सी के थ्रू जाया जाता था, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि पहले नॉलेज नहीं था तो एक लॉन्ग सी वॉयज हुआ करता था, ठीक है ना। अब ये जो रेड सी के थ्रू निकलते थे, ठीक है ना, थ्रू रेड सी, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ ईस्टर्न कोस्ट के भी पोर्ट हैं, ठीक है ना। अब जो ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं वो हैं ताम्रलिप्ति, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और एक है अरिकामेडू, मैंने अभी बताया था अभी आपको। अब जो ये अरिकामेडू है ये तमिलनाडु में है। और ये कहाँ के पोर्ट है, ये ध्यान रहे, ये है ईस्टर्न कोस्ट के, ठीक है ना। और ये थे वेस्टर्न कोस्ट के, ठीक है ना। अब देखो, जब जैसे किसी कंट्री में पैसा आने लगेगा तो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगा, जब इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगा तो वहाँ पर टाउन भी डेवलप होने लगेंगे, है ना, ट्रेड सेंटर डेवलप होने लगेंगे, है ना, और क्राफ्ट सेंटर डेवलप होने लगेंगे। तो इन्हीं में हमें ये देखने को मिलता है कि जो कुछ टाउन डेवलप होते हैं, जिनमें एक तो है मदुरई। अब याद रहे मदुरई, मैंने बताया था आपको, ये पांड्याज की कैपिटल है, ठीक है ना। और यहाँ पर मसलिन एंड आइवरी होता था ज़्यादा, ठीक है ना, इसी में। और ये इन्हीं का एक फेमस पोर्ट था कोरकोई, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पर्ल होता था, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, तिरुवन्नावेली डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट था पांड्याज का, ठीक। अब इसी में हमको देखने को मिलता है वंजी। अब जो ये वंजी है ये चेरा का कैपिटल है, और ये ट्रेड और क्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस था, ठीक है ना। बेसिकली ये सेंटर था, ठीक है ना। ऐसे ही चोला की कैपिटल थी, चोला का कैपिटल क्या था, उरैयूर, ठीक है ना। अब ये उरैयूर मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर कॉटन बहुत होता था, ठीक है ना। और एक पोर्ट के बारे में बताया था, पूहर और कावेरीपट्टनम। ये दोनों मतलब सेंटर थे, ठीक है ना, चोला पोर्ट है ये, ठीक है ना। अब कुछ कुछ संगम टेक्स्ट में ये भी मेंशन करा गया है कि वहाँ पर ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स की सेफ्टी के लिए, मतलब कुछ कुछ
रूल बनाए गए जिससे मतलब जैसे स्मगलिंग ना हो सके, है ना, और उन पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजिट ड्यूटी भी लगती थी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रहे। यहाँ पर ट्रांजिट ड्यूटी लगती थी। अब ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है बेसिकली, ये उन मर्चेंट से कलेक्ट करी जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह इनको जो गुड्स को डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम डिलीवर नहीं कह सकते, यहाँ ये बेसिकली कलेक्ट करके एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो बेसिकली मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है इसमें, ठीक है ना। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेयर द राइस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्रॉप, ठीक है ना। रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमोन एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वर द अदर क्रॉप, ठीक है ना। यहाँ पैडी भी होता था और जैक फ्रूट एंड पेपर भी होता था, ठीक है ना। द हैंडीक्राफ्ट इंक्लूडेड वीविंग, मेटल वर्क्स एंड कारपेंट्री एंड शिप बिल्डिंग। यहाँ देखो शिप बिल्डिंग भी फेमस है, क्योंकि देखो अगर ये कोस्टल एरिया में है तो शिप बिल्डिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एंड मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट यूजिंग बीड्स, स्टोन एंड आइवरी, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड भी होता था, ठीक है ना। मेजर एक्सपोर्ट में क्या था, कॉटन फैब्रिक्स एंड स्पाइसेस लाइक पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमोन, टर्मरिक, along with along with आइवरी प्रोडक्ट एंड पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन। इंपोर्ट किस फॉर्म में कराया जाता है, गोल्ड, हॉर्स एंड वाइन, ये इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा इकोनॉमिक ऑफ संगम एज खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।